चलो अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2। अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2। लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2। तो H2 के प्रिपरेशन के लिए देखो दो तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। H2 के प्रिपरेशन के लिए दो तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड, एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड और दूसरा होता है लैब मेथड। एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड और दूसरा होता है लैब मेथड। ध्यान रखना, एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है, एक लैब मेथड होता है। ठीक है, हाँ, एक इंडस्ट्रियल मेथड, दूसरा लैब मेथड। सबसे पहले अपन लिस्ट करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड का। सबसे पहले अपन लिस्ट बनाएंगे इंडस्ट्रियल मेथड का। हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल देना बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, इसमें फर्स्ट लिखना लेन प्रोसेस। फर्स्ट नंबर लिखना लेन प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड का फर्स्ट प्रोसेस लिखना बेटा लेन प्रोसेस। ठीक है, लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो Fe होता है इसका रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ। Fe का रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ, हमें मिलता है Fe3O4, साथ में मिलता है H2। Fe3O4 का नाम आप जानते हो क्या? बेटा Fe3O4 का नाम जानते हो? मैग्नेटाइट नाम होता है इसका। Fe3O4 का नाम होता है मैग्नेटाइट, है ना। और इसको हम लोग मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। वैसे ये मैग्नेटाइट होता है, एक हेमेटाइट होता है और एक मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। समझ गए, लिख के रख लेना। हेमेटाइट Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। तो ये हो गया आपका पहला लेन प्रोसेस। दूसरा आएगा इसमें, लेन प्रोसेस के बाद जो दूसरा प्रोसेस होगा वो होगा बोस प्रोसेस। BOSCH लिखते जाना, बोस प्रोसेस। ये सब इसका इंडस्ट्रियल मेथड है। बोस प्रोसेस में हम लोग कार्बन का रिएक्शन कराते हैं H2O गैसियस फॉर्म के साथ, या कहो तो स्टीम के साथ। कैटलिस्ट भी लेते हैं इसमें, Al2O3 और Cr2O3, Al2O3 और Cr2O3, यह कैटलिस्ट यूज करते हैं। कार्बन का रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं, Al2O3 Cr2O3 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में H2। या ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन पूछा जाता है, ध्यान रखना थोड़ा। यह रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी पूछा जाता है। कार्बन देकर फंसाने का कोशिश करता है, लेकिन जिसको हाइड्रोजन का प्रिपरेशन पता रहता है वह फटाफट आंसर क्लियर कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बना। ठीक है, अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बना उसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड से। किससे कराते हैं? अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड से। सुनना ध्यान से। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। बताओ तो क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl2 होगा या CuCl2 होगा? क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl2 होगा या CuCl2 होगा? दिमाग लगा के बताओ, जल्दी बोलो। Cu2Cl2 होगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो क्यूपरस होगा, +2 आएगा तो क्यूपरिक होगा। याद रखा करो।
+1 आएगा तो क्यूप्रस होगा, +2 आएगा तो क्यूप्रिक होगा। या तो फिर तुम इसके रिएक्शन करा दो निकेल से, या तो फिर तुम इसके रिएक्शन करा दो निकल से, है ना। निकल के साथ यह रिएक्शन करता है लगभग 1273 केल्विन पर, 1273 केल्विन पर रिएक्शन करता है, ठीक है। तो निकल क्या करता है, जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको अब्सॉर्ब करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। वह कॉम्प्लेक्स होता है NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल बनता है, ठीक है। टेट्रा कार, एक मिनट। तो देखो, जब हम लोग कार्बन H2O गैस के साथ रिएक्शन कराए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बनता है। फिर हम उसका रिएक्शन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से कराएं या निकल से कराएं, इस दोनों का काम है इसका जो CO है उसको अब्सॉर्ब कर लेना, इसका जो CO है उसको अब्सॉर्ब कर लेना। और इस मिक्सचर से अगर तुम CO अब्सॉर्ब कर लोगे तो क्या बचेगा, H2 बचेगा। तो H2 आपको मिल जाएगा, H2 बचेगा तो H2 आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, ध्यान से सुनना, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो मिक्सचर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से जैसे ही तुम कार्बन मोनोऑक्साइड हटा लोगे, अब तो वाटर गैस नहीं बोल पाओगे ना, अब तो आप नहीं बोल पाओगे उसको, है ना। अब अगर आप उसको नहीं बोल पाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से जब आप CO हटा दोगे, फिर आप उसको वाटर गैस नहीं बोल पाओगे। इसलिए ये जो स्टेप है रिएक्शन का, इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बोलो, बात क्लियर हुआ। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ध्यान रखना। क्योंकि यहां से मतलब वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिससे वाटर गैस के कंपोजिशन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। समझ में आया, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिससे वाटर गैस के कंपोजिशन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। बोलो, क्लियर हुआ। ये हो गया आपका वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। दोनों को बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंप्लेक्स फॉर्म हुआ है NiCO4, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंप्लेक्स फॉर्म हुआ है NiCO4। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके क्वेश्चन सुन लेना क्या क्या पूछा है। NiCO4 का क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन में बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एक बार तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था जो कि 0 होगा। दूसरा सुनना ध्यान से क्वेश्चन, दूसरा भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक है इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ग्रुप है CO, इसको हम लोग एज ए लिगेंड कार्बोनिल बोलते हैं। एज ए लिगेंड क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, ओके। और कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जिसके कारण यह निकल के साथ अगर आप थ्योरेटिकली जाओगे तो आपको लगेगा कि स्क्वायर प्लेनर कंप्लेक्स बनाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। यह आपको थ्योरेटिकली लगेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बोलो, बात क्लियर हुआ। sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है कॉम्प्लेक्स, है ना। और निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां है। इसका प्रिपरेशन कभी आपसे पूछ लिया, टेट्रा कार्बोनिल निकल का कभी प्रिपरेशन आपसे पूछ लिया तो कह दीजिएगा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में प्रिपरेशन होता है इसका। बोस प्रोसेस के थ्रू जब हम लोग हाइड्रोजन बनाने लगते हैं तो उसका एक स्टेप होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जहां पे टेट्रा कार्बोनिल निकल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा आपको बोल देना है। बोलो, बात क्लियर हो गया। तो लिख चुके हो आप, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। नेक्स्ट प्रोसेस है थर्ड में
बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर है ना। तो एसिडिफाइड वाटर क्या हो गया, वाटर ले लो और उसमें कुछ एसिड मिला दो, वाटर ले लो और उसमें कुछ एसिड मिला दो। या आपको याद होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 का हाइड्रोलाइसिस किया था, ठीक है। तो वहां भी अपने को मिला था H2 गैस कैथोड पे, वाटर के रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो देखो यहां पर आप प्रोसेस को इस तरीके से बता सकते हो कि H2O H प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा, लेकिन वीकली ब्रेक डाउन होगा। कैसा ब्रेक डाउन होगा, वीकली। आप बाहर से एसिड मिलाओगे तो थोड़ा सा इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, है ना, और H2O H प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा। और कैथोड पर एट कैथोड जो H प्लस है, चूंकि एसिडिक मीडियम है तो अब हम H प्लस का रिएक्शन कैथोड पे करा लेंगे, समझ गए। मीडियम एसिडिक है इसलिए हम लोग कैथोड पर H प्लस का रिएक्शन करा लेंगे, और इसका रिएक्शन कराने से अपने को हाफ H2 इस तरीके से मिल जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, बेटा कोई प्रॉब्लम है। एट एनोड जो होगा, एट एनोड वहां पर जो 2OH माइनस है या 2OH फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। सोच के देखो, 2OH माइनस 2OH फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और जो 2OH फ्री रेडिकल है या आपस में मिलकर बना देगा H2O2, या आपस में क्या बना देगा H2O2, बोलो। ओके, जहां तक बताया वहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो यहां पर H2O2 बनता है, और यही H2O2 जो है, ध्यान देना, ये जो H2O2 है आपका, यह कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस हाफ O2 में। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी आपके लिए, ध्यान रखिएगा इसको भी। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O और हाफ O2 में कन्वर्ट होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि एनोड से ऑक्सीजन गैस निकलता है और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए बोलते हैं। फिलहाल अपन हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए अपने को कंसंट्रेट करना है कि हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे मिलता है, ठीक है। यस सर। ओके, हो गया नोट। चलो आगे चलो। नेक्स्ट प्रोसेस है इंडस्ट्रियल मेथड का लास्ट प्रोसेस है, लिखना फ्रॉम नेचुरल गैस। फोर्थ पॉइंट लिखना फ्रॉम नेचुरल गैस। फोर्थ पॉइंट लिख देना फ्रॉम नेचुरल गैस। फ्रॉम नेचुरल गैस। और जो नेचुरल गैस होता है इसका मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन। जो नेचुरल गैस होता है बेटा उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन, याद रखना, है ना। तो एक तरीके से जब नेचुरल गैस से बनाने की बात होगी तो उसको मीथेन से ही बनाने की बात होगी। तो CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, है ना, निकल या क्रोमियम के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट में इसका रिएक्शन कराएंगे, निकल या क्रोमियम के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे, या बनाएगा CO प्लस H2, CO प्लस H2। और फिर मान लो यहाँ पर निकल है, थोड़ा सा टेम्परेचर वही 1273 कर देंगे, तो जो निकल है वह NiCO होल 4 बनाकर पूरा CO को अरेस्ट कर लेगा और अपने को हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर। पहले वाटर गैस बनेगा, वाटर गैस से फिर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करा देंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। यही इसके रिएक्शन कराने के तरीके होते हैं। यह हो गया आपका इंडस्ट्रियल मेथड। यह क्या हो गया, इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, तो मिटाओ इसको। उसके बाद लिखोगे लैब मेथड।
इसके बाद लिख लो लैब मेथड। इसके बाद लिख दो लैब मेथड। लैब मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड है जिसमें हम लोग मेटल प्लस एसिड के रिएक्शन से बनाते हैं। और हम लोग 10th क्लास से 9th क्लास से ही पढ़ते हुए जा रहे होंगे कि मेटल जो होता है वह एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। इस तरीके का रिएक्शन हम लोग पढ़े होंगे। और इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ से HCl है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दो Fe से निकालकर, Fe अपने को Fe2 प्लस बनाकर FeCl2 बना लेगा। जो इलेक्ट्रॉन H प्लस को मिलेगा वो हाइड्रोजन गैस बना देगा। उसी तरीके से हम लोग Mn का रिएक्शन करा देंगे। मान लो किससे, HNO3 से। Mn का रिएक्शन करा देते हैं HNO3 से, तो बन जाएगा MnNO3 प्लस H2। ये हो गया मेटल प्लस एसिड। यह हो गया मेटल प्लस एसिड। दूसरा आएगा इसमें एम्फोटेरिक मेटल को जब तुम लोगे, एम्फोटेरिक मेटल जो होता है, एम्फोटेरिक मेटल हम लोग उस मेटल को कहते हैं जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर होता है, ध्यान रखना। और एक आध बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि एम्फोटेरिक मेटल हम लोग कहते किसको है, कौन कौन से मेटल एम्फोटेरिक हैं, मतलब एग्जाम्पल ही पूछा है डायरेक्ट। तो मैं आपको एम्फोटेरिक मेटल का यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, उसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो एम्फोटेरिक मेटल का तुम रिएक्शन चाहे एसिड से करा दो चाहे बेस से करा दो, चाहे रिएक्शन इसका एसिड से करा दो चाहे आप इसका रिएक्शन बेस से करा दो, आपको यह हाइड्रोजन गैस दे देगा। एसिड से कराओगे तो भी आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा और बेस से कराओगे तो भी आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा ये, ठीक है ना। तो आप एम्फोटेरिक मेटल का नाम लिख लेना। एम्फोटेरिक मेटल के नाम होंगे बेरिलियम, क्रोमियम, जिंक, लिखते जाना। बेरिलियम, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन और लेड। बेरिलियम, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, लिख लो फटाफट। अब ध्यान देना, बेरिलियम एस ब्लॉक का है, ब्रोमियम किस, बेरिलियम किसका है, एस ब्लॉक का। बेरिलियम जो है वह बेटा एस ब्लॉक का है, ठीक है। और क्रोमियम और जिंक किसका है, पी ब्लॉक का, सॉरी डी ब्लॉक का। क्रोमियम और जिंक डी ब्लॉक का है, एल्यूमिनियम, टिन और लेड ये तीनों पी ब्लॉक का होगा। हाँ, इनके ब्लॉक क्लियर करते जाना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है एम्फोटेरिक मेटल डी ब्लॉक का बताओ, एम्फोटेरिक मेटल पी ब्लॉक का बताओ, एम्फोटेरिक मेटल एस ब्लॉक का बताओ, तो उस टाइम तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 5 मिनट होल्ड करो। लिखो प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन और एलिमेंटल हाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन और एलिमेंटल हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं, गलत, एक्टिव हाइड्रोजन, सॉरी। प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। एलिमेंटल हाइड्रोजन तो H2 को बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन को। प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। देखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, एक स्टेटमेंट लिख दो पहले इसमें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजन गैस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजन गैस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजन गैस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज by the use of graphite electrode, by the use of graphite electrode, by the use of graphite electrode, graphite electrode और graphite arc, graphite electrode और graphite arc, ARC,
ARC, हाँ, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट आर्क दोनों लिखो। ग्रेफाइट आर्क है ना। तो इसको इस तरीके से बताया जाता है, देखो इस तरीके से इसका आर्क रहता है ग्रेफाइट का। इसको हम लोग आउटसाइड के इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करते हैं और इस तरह का जगह रहता है, यहीं पर हम लोग H2 को रखते हैं और यह कन्वर्ट होता है 2H में। ये ग्रेफाइट आर्क रहता है, ग्रेफाइट आर्क। एग्जैक्टली में प्रोसेस जहां पे होता है वहां तो इलेक्ट्रोड का काम ग्रेफाइट ही करता है ना। एग्जैक्टली में प्रोसेस जहां पे होता है वहां पर तो इलेक्ट्रोड का काम ग्रेफाइट ही करता है ना। हम लोग इसको ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और ग्रेफाइट आर्क भी बोलते हैं। तो इस मेथड का नाम ग्रेफाइट आर्क मेथड भी होता होगा निश्चित रूप से। हम लोग इसको रिएक्शन के टाइप से ऐसे लिखते हैं, H2 ग्रेफाइट आर्क। H2 ग्रेफाइट आर्क नहीं लिखेंगे, रुक जाओ, सॉरी। ग्रेफाइट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ग्रेफाइट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपने को देगा 2H। बोलो क्लियर है सब कुछ? यस सर। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। यस हम्म, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको तैयार करते हैं। और उसके बारे में तो आपको बताई जा, डाई हाइड्रोजन हमने बना लिया उधर इंडस्ट्रियल मेथड से और लैब मेथड से। एटॉमिक हाइड्रोजन हमने बना लिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से कहो या ग्रेफाइट आर्क मेथड कहो उससे। अब कौन सा बच गया? नेसेंट हाइड्रोजन बच गया। उसके बारे में बताया हुआ है कि नेसेंट हाइड्रोजन को किससे प्रिपेयर करते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट से। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन भी, प्रिपरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन भी लिख लो। कुछ रिएक्शंस वगैरह लिख लोगे तो समझने में बेहतर रहेगा बाद में तुम्हें। प्रिपरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो देखो जैसे Zn है ना, Zn, इसका रिएक्शन जब आप HCl से कराते हो, किससे कराते हो? HCl से। तो सुनो ये क्या करता है, ये ZnCl2 बनाता है, साथ में 2H नेसेंट बनाता है। साथ में क्या बनाता है? 2H नेसेंट। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन बना देता है 2, और इसको कोई दूसरा नहीं मिलता तो यही आपस में कंबाइन करके H2 बना लेता है। और अगर कोई दूसरा इसको रिड्यूस होने वाला मिलता है तो ये उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। बोलो समझ में आया? समझ में आया क्या? हम लोग जो Zn प्लस HCl से लिखते हैं ZnCl2 प्लस H2, यह एक्चुअल में 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले उसके बीच में नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म होता है। वही नेसेंट हाइड्रोजन को अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मिलता है, मतलब सॉरी कोई रिड्यूस होने वाला नहीं मिलता, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मिलता है, तब तो ये H2 बना लेता है, और अगर कोई मिल गया तो ये उसके साथ चला जाता है। इस तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग बनाते हैं, है ना। Zn प्लस NaOH से जो भी अभी आपने क्या बनाया था, Na2ZnO2 बनाया था ना, यहां से भी बन जाता है 2 ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। बाद में वही 2 ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है H2 में, अगर कोई नहीं मिला तो, मीडियम रेडॉक्स का नहीं है तो। अगर रेडॉक्स का मीडियम है तो फिर ये उसके साथ जाएगा। सबको वैसे ही लिख सकते हो तुम। AlCl3 जो तुम्हारा है, सॉरी एल्यूमिनियम जो HCl के साथ AlCl3 बनाता है, तो यह भी नेसेंट हाइड्रोजन अलग कर देता है। इस तरीके से लिखते चले जाना, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जगह थोड़ा सा बेहतर है। लिख लिया? इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। कोई दिक्कत हो तो बताना, क्लास खत्म कर सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई ऐसा लगे कुछ तो बताना, क्लास खत्म कर सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं है, कर लेंगे अपन खत्म, कभी भी कर लेते हैं। हाँ, जब समझ में आना बंद हो जाए तो हमें बता देना, बाकी अपन पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है।
अब लिखो टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन H2। ये होते हैं दो तरह के टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। H2 होता है बेटा दो तरह का, एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा होता है पैरा हाइड्रोजन। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा होता है पैरा हाइड्रोजन। लिखना, एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा होता है पैरा हाइड्रोजन। ओके। ये दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर आइसोमर्स। एग्जैक्टली में क्या होता है सो सुनो। जो भी H2 होगा वह दो हाइड्रोजन एटम से बना होगा। जो H2 होगा वो किससे बना होगा? दो हाइड्रोजन एटम से बना होगा। और इस दोनों का मान लो यह न्यूक्लियस है, इन दोनों का यह क्या है? न्यूक्लियस। अगर यह न्यूक्लियस दोनों का सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर दोनों का न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऑर्थो है। अगर दोनों का न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो पैरा है। बोलो समझ में आ रहा है? अगर H2 के दोनों हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में घूमता है तो वो ऑर्थो है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो वो पैरा है। बोलो क्लियर हो रहा है? ओके। अब थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ये तो हो गया, अब थोड़ा और समझना। ये तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। ये जो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा तेरे दिमाग में, ये निकलता है फटाफट। ठीक है, तो इसका एक टेक्निक है, समझना ध्यान से। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देखे हो या ऑर्थो डाइक्लोरो डेरिवेटिव देखे हो? तो ऑर्थो का मतलब हुआ कि दोनों देखो सेम डायरेक्शन में लगभग, दोनों तो लगभग अपवर्ड ही है। और पैरा का मतलब हो गया, ये देखो, देखो दिमाग लगाओ, यहां से याद रखो, ऑर्थो पैरा याद रहेगा तुम्हें। पैरा में अपोजिट डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो भी देना है। तो ऑर्थो में सेम डायरेक्शन में, पैरा में अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से तुम्हें याद रह सकता है ये बहुत लंबे समय तक। ठीक है, ये हो गया पैरा और ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया पैरा। बोलो बात क्लियर है? ओके। अब थोड़ा सा और समझो। चलो अब थोड़ा सा और समझो इसको। ये ऑर्थो हाइड्रोजन हो गया, पैरा हाइड्रोजन हो गया। इसमें जो होता है नेट स्पिन नॉट इक्वल टू 0, इसमें होता है नेट स्पिन इक्वल टू 0। लिखना, न्यूक्लियस का इसमें नेट स्पिन 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके लिए प्लस हाफ सोचोगे तो इसके लिए भी प्लस हाफ सोचना पड़ेगा। इसके लिए माइनस हाफ सोचोगे तो उसके लिए भी माइनस हाफ ही सोचना पड़ेगा। वैसे तुम फ्री हो कि तुम दोनों के लिए प्लस हाफ सोचते हो कि तुम दोनों के लिए माइनस हाफ सोचते हो, लेकिन जो तुम इसके लिए सोचोगे वही दूसरे के लिए भी सोचोगे। इसमें तुम अगर एक के लिए प्लस हाफ सोचते हो तो दूसरे के लिए माइनस हाफ सोचना पड़ेगा और उसी समय स्पिन का कैंसिलेशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? उसके बाद थोड़ा सा और समझोगे, जो पैरा हाइड्रोजन होता है वह होता है मोर कंडक्टिंग नेचर का, उसकी कंडक्टिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसके बारे में लिख देना, ये होता है थोड़ा सा मोर कंडक्टिंग और ये होता है लेस कंडक्टिंग। लिखते जाना, यही सब एग्जाम में आते हैं इसके, मोर कंडक्टिंग लेस कंडक्टिंग। ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोजन होता है मोर स्टेबल, ऑर्थो हाइड्रोजन होता है मोर स्टेबल, ध्यान रखना। और पैरा हाइड्रोजन होता है लेस स्टेबल। एक होता है मोर स्टेबल, दूसरा होता है लेस स्टेबल। ठीक है ना? अब सोच के देखो, जो मोर स्टेबल होगा उसकी इंटरनल एनर्जी लो होगी,
जो मोर स्टेबल होगा उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। एनर्जी हर समय स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। एनर्जी हर समय स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। बोलो बात क्लियर हो रहा है? तो यह जो मोर स्टेबल है इसके पास होगा लेस इंटरनल एनर्जी, और जो लेस स्टेबल है इसके पास होगा मोर इंटरनल एनर्जी। मोर इंटरनल एनर्जी। बोलो बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अपने को समझ में आ गया है पूरा मामला? समझ आ गया सर। तो ये हो गया आपका ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, है ना। और यहां पर जो कंडक्टिंग पावर की बात की गई है, मोर कंडक्टिंग लेस कंडक्टिंग, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हुई है, ध्यान रखना। ये जो अपन ने कंडक्टिंग लिखा है या अपन ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या अपन ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा है। थर्मल की बात अभी यहां पर अपन ने नहीं किया है। बात क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके। और इसमें प्रॉपर्टी के नाम पर आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टीज जो होगा एग्जैक्टली हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, इसे हड़बड़ाना मत। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सिर्फ हम इतना ध्यान रखें कि जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम बात करें वो कलरलेस, ऑर्डरलेस वगैरह जो भी होता है वो तो आप किताब पढ़ के समझ लो, ठीक है। उसमें हम कुछ समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, वो जो कुछ भी होता है ये तो आप पढ़ के किताब समझ लो। हाँ, अपन बात कर ले केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो कहता है पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब लगभग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। बोलो बात क्लियर हुआ? पहले आए दिन हम तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं कि ये हाइड्राइड तीन तरह का होता है, आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। बोलो याद है? गौतम याद है या फिर से बताना है मुझे? ये आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक ये बताओ पहले। आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक हाइड्राइड के बारे में आज के पहले कभी मेरे से कुछ सुने हो? बिल्कुल। क्या बताया था याद करके बताओ थोड़ा सा मुझे। बिल्कुल 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 सही है। एस ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। और पी ब्लॉक के बारे में क्या बताया था? कोवेलेंट। पी ब्लॉक कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा। और जो डी या एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा ये मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा। बोलो बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहता है कि पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट ग्रुप 6, 7, 8, 9 को छोड़कर, ग्रुप 6, 7, 8, 9 को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्रुप 6, 7, 8, 9, ये एलिमेंट्स ऑफ पीटी। ये जो ई है यह है एलिमेंट्स ऑफ पीटी। ध्यान देना बेटा, जो ई है वह है एलिमेंट्स ऑफ पीटी एक्सेप्ट ग्रुप 6, 7, 8, 9 एलिमेंट, एक्सेप्ट ग्रुप 6, 7, 8, 9 एलिमेंट, क्योंकि यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। और इसी जगह को हम लोग पीरियोडिक टेबल में बताए थे हाइड्राइड गैप, अगर याद हो तो। पीरियोडिक टेबल में थोड़ी सी चर्चा हुई थी अपनी हाइड्राइड गैप की। तो जो क्रोमियम वाला ग्रुप है, क्रोमियम वाला ग्रुप देखे हो? क्रोमियम का ग्रुप, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज का ग्रुप, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। उसके बाद आता है आयरन का ग्रुप, ये 8 हो गया। उसके बाद आता है फेरस कोबाल्ट 9। ये सब जो है यह इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, हाइड्राइड गैप का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपकी हाइड्रोजन की पूरी प्रॉपर्टीज, ठीक है।
थोड़ा सा और समझ सकते हो तुम कि जो कोवेलेंट हाइड्राइड है वो 3 तरह के होते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं 3 तरह के। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सुनते जाना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ग्रुप 13 का एलिमेंट H2 से रिएक्ट करेगा तो, ठीक है। ग्रुप 13 का एलिमेंट H2 से रिएक्ट करेगा तो आएगा, गौतम समझ रहे हो क्या? सुन रहे हैं। हाँ, ग्रुप 13 का एलिमेंट H2 से रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बनेगा जब ग्रुप 14 का एलिमेंट H2 से रिएक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा जब ग्रुप 15, 16, 17 का एलिमेंट H2 से रिएक्ट करेगा। ये सब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, यस सर। ये सब के सब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होगा वो होगा एसिड, इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा वो होगा बेसिक, और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगा वो जनरली न्यूट्रल होगा, नहीं तो एम्फोटेरिक होगा। न्यूट्रल या एम्फोटेरिक में से कोई होगा ये। यस सर, समझ गए। ये पूरी कहानी हो गई हाइड्राइड की। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन खत्म हो गया, प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, पूरी कहानी खत्म हो गया। अब इसमें बचता है H2O2 और H2O। आज ही करना है या अगले क्लास में? सोच के बता दो मुझे।